नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर चौधरी, लेक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक आपके चैप्टर नंबर 2 कृषि विज्ञान 12th का टॉपिक है। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे जैव उर्वरक होते क्या हैं, जैव उर्वरक की परिभाषा क्या है, जैव उर्वरकों के प्रकार क्या क्या हैं और इनका कृषि में क्या उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, जैव उर्वरक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये जैविक उत्पाद होते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी जीवित कोशिकाओं से तैयार किए हुए उत्पाद होते हैं। जैसे कि आपने जीवांश खेती के अंदर पढ़ा है सबसे पहले कि जीवांश खेती में रासायनिकों का प्रयोग निषेध है, तो रसायनों की जगह अपन क्या डालेंगे, अपन जैव उर्वरक डाल सकते हैं। और ये जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के बायो इनोकुलेट होते हैं। अपन इसमें आगे बात करते हैं कि जैव उर्वरक की क्या भूमिका रहती है। दोस्तों, जैव उर्वरक पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवाता। जो भूमि के अंदर पोषक तत्व मौजूद रहते हैं या वातावरण में पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, उनको पौधे को लाके देता है। कौन? जैव उर्वरक। जैसा कि अपन आगे पढ़ेंगे, जैव उर्वरक में परिभाषा वे उत्पाद होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। दोस्तों, इनके लाभ क्या क्या हैं? जैव उर्वरक के माध्यम से फसल में सीधा सीधा 20 से 25% उपज में फायदा होता है। इसके बाद मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता पौधे को करवाते हैं। वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। जो फास्फोरस जमीन में पड़ा है, विलय अवस्था में नहीं है, उसको घोल के विलय अवस्था में करवाते हैं। इसके साथ साथ ये रसायन खादों की तुलना में बिल्कुल सस्ते उत्पाद हैं। कृषि व एक टिकाऊ खेती का उत्पादन प्राप्त करने के लिए इनकी बहुत मदद मिलती है। जैव उर्वरक सस्ते स्रोत हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो खेत में जो प्रति लागत मूल्य आता है उसमें बचत होती है अपने को। इसके साथ साथ में ये मृदा के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन में सहायक रहते हैं और जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं जैसे जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, इनकी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। आगे बात करते हैं अपन जैव उर्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर। जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जैसे कि नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरक, फास्फोरस धारी जैव उर्वरक, पोटासिक जैव उर्वरक, जिंक विलयकारी जैव उर्वरक, इसके अलावा कंपोस्ट उत्प्रेरक जैव उर्वरक। ये इस प्रकार के उर्वरक हैं। इनमें सबसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सहजीवी और दूसरा होता है मुक्तजीवी जैव उर्वरक। सहजीवी जैव उर्वरक के नाम से उसको जाना जाता है जो पौधे की जड़ों के साथ संबंध बना के रहता हो या पौधे के आसपास सहजीवन यापन अपना कर रहा हो, ऐसा जैव उर्वरक। आगे बात करते हैं अपन, इसके उदाहरण हैं जैसा कि राइजोबियम। आपको पता है कि राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर जो नोडल्स इनमें रहता है, यह वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है तथा दलहनी फसलों को उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, साथ साथ बात करें एजोलोस्पाइरम या एसिटोबैक्टर की, ये दोनों क्या करते हैं? जो अदलहनी फसलें होती हैं, गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इनमें इनकी जड़ों के पास रहकर सहजीवन का कार्य करके, मतलब साथ साथ इनके जीवन जीते हैं ये सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया होते हैं जो, और पौधे को नाइट्रोजन फास्फोरस स्थिरीकरण का कार्य करवाते हैं। आगे बात करते हैं अपन एनाबीना एजोला। ये एक प्रकार का एजोला होता है जो धान के अंदर इसका काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन राइजोबियम कल्चर की। राइजोबियम कल्चर जैसा कि बताया, इस इमेज से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दलहनी फसल की कोई जड़ें हैं, इनमें छोटे छोटे गांठें नोडल्स बने रहते हैं। इन नोडल्स के अंदर निफ जीन पाया जाता है तथा ये मोलिब्डेनम पोषक तत्व की उपस्थिति के अंदर वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके इसी पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, राइजोबियम का पैकेट बाजार में आपको इस तरीके से मिलेगा। इसमें एक कल्चर नुमा पाउडर होता है जिसका रंग काले कलर का होता है। आपको इस पैकेट की इमेज की तरफ देखना है और आपको ध्यान लगाना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे में कैसे कार्य कर रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं एजोलोस्पाइरलम। एजोलोस्पाइरलम आपको मार्केट में इस प्रकार की थैली या पैकेट के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि गन्ना हुआ, गेहूँ, जौ, बाजरा, इनकी जड़ों के आसपास रहकर सहजीवन का कार्य करके और पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। एनाबीना एजोला, ये जो धान में इसका काम में लिया जाता है, एक प्रकार का ये जलीय फ्रन होता है। ये जल की सतह पर रहकर और अपनी संख्या में वृद्धि करता है तथा प्रतिदिन के हिसाब से वातावरण से 1 से 1.5 केजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और धान के जैसे ये पौधे खड़े हैं, इन पौधों में इस प्रकार से रहता है। इसकी स्थिति ये होनी चाहिए कि धान में जब ये रहता है तब जल भरा हुआ होना चाहिए खेत में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुक्तजीवी। अपन ने बात की सहजीवी की और अब बात कर रहे हैं मुक्तजीवी की। ये बिल्कुल फ्री बैक्टीरिया रहते हैं, फ्री सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये किसी के साथ सहजीवन का कोई संबंध बना के नहीं रहते हैं। या तो ये वायवीय होते हैं, वायुप्रिय होते हैं, या स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से रहते हैं। जैसा कि आपको उदाहरण बताऊं, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर का पैकेट इस प्रकार से मिलेगा आपको। यह अदलनी फसलों में काम में लिए जाते हैं, जैसे गन्ना, ज्वार, बाजरा और गेहूं आदि में इस कल्चर का प्रयोग किया जाता है। ये परपोषित होते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ऐसा ही दूसरे बैक्टीरिया हैं जैसे क्लस्ट्रिडियम, इस प्रकार से होते हैं, और क्लेबिसिया, ये इस प्रकार से मौजूद होते हैं। ये वातावरण में फ्री अवस्था में रहते हैं और वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके या स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण नील हरित शैवाल। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कई जगह शैवाल आ जाते हैं, काईनुमा संरचना में होते हैं। ये सभी शैवाल वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। इनमें जिन शैवालों के अंदर स्टेरॉइड संरचना पाई जाती है, वे शैवाल ही वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं तथा पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इस नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग धान की फसल में किया जाता है, जैसा कि इस प्रकार से आपको बरसात के दिनों में नजर आ जाएंगे। और ये धान के खेत में नील हरित शैवाल इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस रूपांतरक जैव उर्वरक। वे जैव उर्वरक जो मृदा में उपस्थित फास्फोरस को घोल के या विलय अवस्था में लाके पौधों को उपलब्ध करा दें, या पौधों जो जड़ क्षेत्र के आसपास फास्फोरस उपस्थित रहती है उसको घोल के पौधों को उपलब्ध करवा दें, जैसे कि फास्फोरस विलयकारी जीवाणु बैक्टीरिया। आपने सुना होगा पीएसबी कल्चर का नाम, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। इस प्रकार से पैकेट मौजूद रहता है। ये सभी प्रकार की फसलों के लिए क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। और इस बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सहजीवी कवक। सहजीवी का मतलब वे कवक जो पौधे के साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं तथा पौधे को फायदा पहुंचाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, जैसा कि वैस्कुलर अर्बेस्कुलर। ये क्या है, एक प्रकार का कवक है जो पौधों की जड़ों में एक तंतुनुमा संरचना में क्या पाया जाता है, और ये वैम के नाम से मार्केट के अंदर मिलेगा। आपको इस प्रकार का पैकेट मिलता है और इसके अंदर जैसे प्रेजेंस है वैम की, मतलब इस प्रकार की एक संरचना में जकड़े रहता है पौधों की जड़ों को आसपास में, और ये वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कंपोस्ट उत्प्रेरक जैव उर्वरक। कंपोस्ट उत्प्रेरक जैव उर्वरक वो होते हैं जिनका उपयोग कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो कंपोस्ट के घटक होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करने में मदद करते हैं तथा उसमें उपस्थित बैक्टीरियाओं की संख्या को बढ़ाते हैं ताकि डिकम्पोजिशन तेज़ी से हो। एक्टिनोमाइसिटीज़ की मात्रा को बढ़ाते हैं, कवकों की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ट्राइकोडर्मा का नाम सुना होगा, सेलुलोमोनास का नाम सुना होगा, एस्परजिलस। ये ऐसे कवक होते हैं जिनका प्रयोग बीजोपचार के लिए तथा साथ साथ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों पौध वृद्धिकारक राइजोबैक्टीरिया पीजीआर, जो छोटे पौधे होते हैं उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं। ये बैक्टीरिया न तो स्थिरीकरण का कार्य करते हैं नाइट्रोजन, और न ही नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। ये केवल पौधों में उपलब्ध जो हार्मोन्स होते हैं उनकी सक्रियता को बढ़ाते हैं ताकि पौधा जल्दी से ग्रोथ कर सके। उदाहरण के तौर पे जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ये एक प्रकार का वायुप्रिय बैक्टीरिया होता है।
जिंक विलयकारी बैक्टीरिया, आपको पता है कि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसकी विलेयता बहुत ज़रूरी है मृदा में, पौधे को मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि बेसिलस और सुबेटिलिस थायोबैसिलस, ये 3 बैक्टीरिया होते हैं जो जिंक को विलयकारी अवस्था में घोलकर और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं वापस राइजोबियम की। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये कृषि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में ये अपना स्थान बना के रखता है और वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो राइजोबियम की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अलग अलग फसलों के लिए हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसा कि पहला है राइजोबियम तीव्र वृद्धि करने वाले, ये बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं और कौन कौन सी फसलों में पाए जाते हैं देखिए, ये मेलिलोटाइड स्पीसीज के पाए जाते हैं जैसे राइजोबियम लेगुमिनिसेरम। ये बैक्टीरिया रिज्का, मेथी और सेंजी के अंदर अपन काम में लेते हैं। साथ साथ में राइजोबियम फेसियोलाई, ये मटर और मसूर के अंदर काम में लेते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारणी से लगभग 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है। साथ साथ एग्रीकल्चर में लगने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आगे अपन बात करें जैसे राइजोबियम ट्राइफोली, इसका उपयोग मुख्य रूप से राजमा और सेम तथा मोठ की फसल में किया जाता है। आगे बात करें राइजोबियम लोटी, इसका प्रयोग बरसिम की फसल में किया जाता है। राइजोबियम फ्रेडी, इसका प्रयोग तिपतिया घास या लोटस स्पीसीज इनमें किया जाता है। तो इस प्रकार से ये राइजोबियम जो तीव्र वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया थे। आगे बात करते हैं थोड़ी धीमी वृद्धि वाले ब्राइडियो राइजोबियम, जो जीवाणु होता है उसकी थोड़ी धीमी वृद्धि होती है, वो कौन कौन सी फसलों में काम में लेते हैं जैसे ब्राडी राइजोबियम जैपोनिकम, ये लेते हैं सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स जिसका नाम है, उसके अंदर काम में लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि सोयाबीन में काम में लिया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया की स्पीसीज कौन सी है। आगे बात करते हैं राइजोबियम बकलानी, ये क्या करता है, सोयाबीन में ही इसको काम में लिया जाता है। और राइजोबियम स्पीसीज लोबिया, ये किस किस में काम में ली जाती है, मुख्य रूप से जो सारी दलहनी फसल है उनमें काम में लिया जाता है जैसे कि लोबिया, मूंग, मोठ, चना, अरहर और मूंगफली इत्यादि के अंदर काम में लिया जाता है। फिर इससे भी स्लो वृद्धि करने वाले रहते हैं जैसे एजोराइजोबियम होते हों, लेकिन एजोराइजोबियम एक तीव्र गति वाला बैक्टीरिया है जैसे कि एजोराइजोबियम कैलिनोडेसन, ये ढींचा सस्पेनिया रेस्टटा इसमें काम में लिया जाता है। ढींचा की फसल जो होती है उसको काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर का मुख्यतया उपयोग अदलहनी फसलों में किया जाता है। यह बैक्टीरिया एक पौधे की जड़ के आसपास में रहकर पौधे को नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध करवाता है और ज़्यादातर अपन सभी फसलों के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पाउडर इसका आप इस प्रकार से मिलेगा, आपको पैकिंग के अंदर मौजूद मिलेगा और इस प्रकार से ये पौधों की जड़ों के आसपास में रहता है एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एजेलोस्पायरम, ये मुख्य रूप से ज़्यादातर सभी फसलों के अंदर यूज किया जाता है। अदलहनी फसलों के अंदर इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फसलों को उपलब्ध करवाता है। और अब बात करते हैं नाइट्रोजनधारी जैव उर्वरकों की उपयोग विधि। इन उर्वरकों का प्रयोग मुख्य रूप से जैसे कि बीजोपचार के समय ही किया जाता है। बीजोपचार के समय इनका प्रयोग कैसे करें आप, जिस टाइम में आप कल्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आधा लीटर पानी लें। आधा लीटर पानी के अंदर आप कुछ गुड़ की मात्रा डालें और उसको गर्म कर लें। इसके बाद में राइजोबियम के जो पैकेट होते हैं वो 200 ग्राम का पैकेट होता है, एक राइजोबैक्टर का भी 200 ग्राम का होता है, और उस बैक्टीरिया के घोल के अंदर इसको डाल दें। डालने के बाद जैसे इस प्रकार से किसान बीजोपचार कर रहा है उस प्रकार से 10 से 12 किलो बीज को आप 200 ग्राम पैकेट से उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करके बीज को अच्छी तरीके से छाया में सुखा दें, उसके बाद बीजों की बुआई करें। गुड़ इसलिए डालते हैं अपन ताकि जो बैक्टीरिया का घोल या कल्चर अपन ने डाला है या जो जैव उर्वरक अपन ने डाला है वो आसानी से अच्छी तरीके से पौधे बीजों के चिपक जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों पौध व जड़ उपचार। पौध व जड़ उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिन फसलों को पौध तैयार करके या सीडलिंग तैयार करके बोया जाता है उन फसलों की जड़ों को पहले आप कल्चर से उपचारित करके या जैव उर्वरक से उपचारित करके बोएं। वो क्या तरीका है, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि के आप पौध तैयार करके लगाते हो, जैसे ये पौध हैं इनकी। और आप सबसे पहले क्या करें, 1 लीटर कल्चर को लें आप
और कल्चर को 10 लीटर पानी के अंदर घोल बनाएं। घोल बनाकर इस पौध को 10 से 15 मिनट तक इसमें डुबो के रखें। उसके बाद निकाल लें और सीधा खेत में क्या कर दें, इसका ट्रांसप्लांट कर दें। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे ये पौधे की जड़ें हैं और जड़ों को उर्वरकों के पास रखते हैं, जो जैव उर्वरक रखते हैं उनके पास रखते हैं, और रखने के बाद इसको उपचारित करके और आप खेत में लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं मृदा उपचार। मृदा उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप जैसे सूखी मिट्टी लें, थोड़ी सी उसको छान लें अच्छी प्रकार से, और उसमें बैक्टीरियाओं के घोल को आप डुबोएं, रखें उसको मिक्स करके, और मिक्स करने के बाद में इस प्रकार से आप मिट्टी में मिला सकते हैं। या रोटरी डस्टर से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसान भाई इस प्रकार से प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा आप मृदा में छोटी छोटी गोलियों के रूप में जैव उर्वरकों को बीज के या रख के या पेटी के माध्यम से, जो बीज वाली पेटी होती है उसके माध्यम से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कंद उपचार। आप कंदों को उपचार करने से पहले 50 लीटर पानी के अंदर 5 से 6 केजी जीवाणु का घोल आप डालें। उसके बाद कंदों के टुकड़े करके, जैसे ये आलू का कंद है और आपको पता है ये जो पोर्शन है इसका, जिसको आँख बोलते हैं, ये एक नया पौधा तैयार करते हैं। इन कंदों को अच्छे प्रकार से साइज में काट के डिवाइड करके और कुछ टाइम तक घोल में डुबो के रखें तथा फील्ड के अंदर उसकी फिर बुआई करें। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो शैवाल होते हैं ये वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। इसका मुख्यतया उपयोग धान के खेत में किया जाता है, और धान के खेत में ये शर्त होनी चाहिए कि कम से कम 8 से 10 इंच पानी भरा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से एक काई होती है नील हरित शैवालों की, जो आपने भरे हुए पानी में अच्छी तरीके से देखा होगा। और इसका जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले नील हरित शैवाल का उत्पादन कैसे करते हैं, एक यूनिट या इकाई बनाते हैं। उसके अंदर पहले थोड़ा सा इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, पक्का स्ट्रक्चर, या अगर आप कच्चा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो पॉलीथीन की सीट इसके नीचे बिछा दें। उसके बाद उसमें पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद रेत डालेंगे उसके अंदर, और रेत जब नीचे बैठ जाए उसके बाद नील हरित शैवाल का कुछ पाउडर और साथ में लकड़ी का कुछ पाउडर डाल देंगे। आप 15 दिन बाद में देखेंगे तो नील हरित शैवालों की काई इस प्रकार से इस टैंक के अंदर आपको नज़र आएगी। नील हरित शैवाल एक माह में 20 से 25 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य प्रति हेक्टेयर करते हैं। इनका प्रयोग खेत में बुआई के बाद, जैसे आपने धान बुआई की, और धान बुआई के 7 दिन बाद करना चाहिए दोस्तों। ये शैवाल इस प्रकार से उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एजोला। जैसे नील हरित शैवाल होता है उसी प्रकार का एजोला भी क्या होता है, एक फरन होता है, जो ये नील हरित शैवालों के साथ साथ सहजीविता का कार्य करता है। और इस प्रकार से नील हरित शैवाल के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, और इसका प्रयोग भी मुख्य रूप से धान में किया जाता है। इस प्रकार से जैसे नील हरित शैवाल को अपन प्रयोग विधि से पालते हैं या बनाते हैं, उसी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग आपने धान में बाद में किया था, 7 दिन बाद में रोपाई की या बुआई की, जबकि एजोला का प्रयोग आप हरी खाद के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें भी पानी भरा हुआ खेत में होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं एजोला के बाद में फास्फोरस विलेज जैव उर्वरक। जो फास्फोरस को घोल के और पौधे को उपलब्ध कराते हैं वो जैव उर्वरक, उसका नाम है पीएसबी। कल्चर एक पाउडर फॉर्म में आता है, और इसको बीजों के साथ ही उपचारित करके बीजों को और बुआई अपन करते हैं। ये सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। आगे बात करें दोस्तों माइकोराइजा। ये एक प्रकार का कवक है जो पौधों में इस प्रकार की संरचना बनाता है, पौधे की जड़ों को बिल्कुल जकड़ा लेता है और एक सहजीविता का संबंध इनके साथ बना लेता है। माइकोराइजा पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का काम करता है। और आगे अपन बात करते हैं माइकोराइजा की पैकिंग इस प्रकार से होती है। ये पौधों की जड़ों को एक प्रकार से संरचना में, तंतुनुमा संरचना में जकड़ के रखता है। आगे अपन बात करते हैं कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। दोस्तों जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय अपन भारत में FIR विधि का प्रयोग करते हैं। F का मतलब फंजीसाइड या फफूंदनाशक,
आई मतलब इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक बोलते हैं, और आर मतलब राइजोबियम कल्चर। इस प्रकार से आप उपचारित करें। पहले आप फंजिसाइड से उपचारित करें या फफूंदनाशी से बीज को उपचारित करें, उसके बाद कीटनाशक रसायन का प्रयोग करें, और उस सबसे ऊपर किसका करें आप, राइजोबियम रसायन का, राइजोबियम जैव उर्वरकों का आप प्रयोग करें। इस विधि के माध्यम से आप प्रयोग करें। इसके बाद में जिस बोतल के अंदर आपने जिस सॉल्यूशन को रखा हुआ है, जैव उर्वरक को रखा है, उसको अच्छी प्रकार से हिलाकर आप बीजों को जब उपचारित करें तब आप डालें। साथ साथ में इनको जैव उर्वरक या रासायनिक पदार्थों के पास में जैव उर्वरकों को नहीं रखना चाहिए। बीजोपचार के समय इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स सोल्व करेंगे। जैव उर्वरक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।